दोस्तों, आज हम लोग पारंपरिक जापानी कला के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एशियन कला के ऊपर बहुत कम जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, हिंदी भाषा में खास तौर से। तो आज के वीडियो में हम पारंपरिक जापानी कला से शुरुआत कर रहे हैं, एशियन कला के ऊपर जानकारी। इसके बाद हम चीन की कला के ऊपर भी बात करेंगे। आज जापान की कला सिद्धांत की चर्चा करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे एक अलग कला के रूप में, एक विशिष्ट कला के रूप में, सदियों से सुंदर कला के रूप में स्थापित करती रही है। आज हम लोग इसी विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जापान की कला में सुंदरता का समावेश सदियों से चला आ रहा है और यह अपनी सुंदरता और विशिष्टता के लिए ही जानी जाती है। यह एक ऐसी शैली रही है जिसका अक्सर अनुकरण और अनुसरण दोनों किया जाता रहा, लेकिन शायद ही इसे कभी पूरी तरह से समझा जाता है। पारंपरिक सुलेख कला यानी कैलीग्राफी से लेकर समकालीन मंगा आर्ट तक यानी मंगा कला तक सदियों से जापानी कला को सम्मान मिलता रहा और इसकी प्रशंसा होती रही है। इस कलात्मक परंपरा के केंद्र में कई मूल सिद्धांत हैं जिनके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसके जापानी कला के अनूठे स्वाद को परिभाषित करने वाली कुछ आवश्यक अवधारणाओं को हम देखते हैं। तो पहला सिद्धांत है कांसो। कांसो का अर्थ सादगी या अव्यवस्था का उन्मूलन होता है। सादगी या अव्यवस्था, जो कैनवास पे अव्यवस्थित चीज़ें हैं उसको हटाना, यानी सादगीपूर्ण तरीके से व्यवस्था को स्थापित करना। सबसे अच्छी अभिव्यक्ति सादे, सरल और प्राकृतिक तरीके से व्यक्त की जाती है। कुछ भी बाहरी नहीं, कुछ भी बनावटी नहीं। यह कॉन्सेप्ट हमें सजावट के स्तर से हटकर अभिव्यक्ति की स्पष्टता के संदर्भ में सोचने पर विवश करता है। एक ऐसी स्पष्टता जिसमें गैर आवश्यक की भूल नहीं हो और ऐसी अनावश्यक चीज़ों को बहिष्कृत किया जा सके और बाहर रखा जा सके, और इसके माध्यम से ही इस अवधारणा को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी जो मूल अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, होकेनसेई, FUKENSEI। होकेनसेई की जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पारंपरिक जापानी कला का यह एक प्रमुख घटक है जो कैनवास पर विषम संतुलन की समीक्षात्मक प्रशंसा करता है। आपने संतुलन पढ़ा होगा विद्यार्थियों ने कला के अंतर्गत में। कैनवास में भी संतुलन, सम संतुलन और विषम संतुलन, सिमेट्रिक और इनसिमेट्रिक। तो ये सम संतुलन की नहीं, विषम संतुलन की समीक्षात्मक प्रशंसा करता है और यह विचार अधिक नैसर्गिक दिखने वाले कार्यों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार की अवधारणा की कृतियों में कुछ अप्रत्याशित जैसा या कुछ अलग सा है ऐसा होता है और ऐसी ही आवश्यकता पर इसमें प्रकाश डाला जाता है। इस अवधारणा में नैसर्गिक संतुलन का अनुकरण करने के लिए संयोजन तत्वों के असममात्रिक संतुलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रकृति में संतुलन व्यवस्था है उसको कैनवास पर स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए विषम संतुलन, असममात्रिक संतुलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जापानी कला की इस अवधारणा को जापान की पेंटिंग और मूर्तियों जैसे कई पारंपरिक कला रूपों में देखा जा सकता है। वस्तुओं को अक्सर ऑफ सेंटर या केंद्र से विरत रखा जाता है अथवा रचना या संयोजन में अनियमितता के माध्यम से प्राकृतिक अपूर्णता को सुंदरता पर बल दिया जाता है। यानी बिल्कुल सेंटर में कैनवास के ऑब्जेक्ट को हम नहीं रखते हैं, इसमें थोड़ा सा कैनवास के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या गोल्डन रूल के अनुसार उसको विषम संतुलन देते हुए रखते हैं और नैसर्गिक बैलेंस को उसमें पूरी तरह दिखाने पर बल दिया जाता है। इसके बाद जो इसमें मूल पद्धति है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सामंजस्य का संकेत मिलता रहे। इस अवधारणा को समझने
और अपनाने से कलाकार ऐसी कृतियाँ बना सकते हैं जो उस प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हों और जिसमें वे पैदा हुए थे। यानी कि इस अवधारणा पे फुंके सही में आप ऐसे चित्र बनाते हैं जिसमें आपकी अपनी निजी जिंदगी के आसपास का इन्वायरमेंट दिखता है, जिसमें आप जिंदा हुए, जिसमें आप परिणित हुए, वो वातावरण दिखता है। तीसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सीजेन। सीजेन के अंदर में क्या मूल चित्र है उसको हम जानें। इसका मूल है स्वाभाविकता, यानी ढोंग या कृत्रिमता का अभाव, पूर्ण रचनात्मक वृत्ति। विडंबना यह है कि जापानी उद्यान की सहज प्रकृति जिसे दर्शक आत्मसात करता है वह आकस्मिक नहीं है। यह एक स्मरणीय तथ्य है, याद करने योग्य तथ्य है कि जब हम एक प्राकृतिक भावनापूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी डिजाइन कोई दुर्घटना नहीं होती है, अचानक से नहीं बनती। यह अवधारणा एक कच्चे स्वभाव का नहीं होता, बल्कि अधिक उद्देश्यपूर्ण और कठोर इरादे से किया जाने वाला एक विचार है, यानी कि पूरी तरह कॉन्शियस लेवल पे इसमें काम करते हैं। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है कवाई। जापानी शब्द कवाई, जो अंग्रेजी में हम इसको एडोरेबल या फिर क्यूट कह सकते हैं तथा हिंदी में प्यारा या मनमोहक कहा जा सकता है। यह टर्म दुनिया भर में प्रयोग की गई है और हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। यह सांस्कृतिक सौंदर्य हमारी आंखों को अच्छा लगता है। इस अवधारणा में चटक चमकीले रंगों द्वारा अतिरंजित विशेषताओं के साथ और समग्र रूप से हल्के फुल्के मनभावक रूप को प्रस्तुत करना शामिल होता है। कावाई संस्कृति हर जगह है जो जीवन में उल्लास, मजा और हमें स्वतंत्रता व्यक्त करती है। अब लोकप्रिय कार्टून चेहरों को आप देखें, हमारे यहाँ भी जो एक भीम, छोटा भीम का कार्टून कैरेक्टर आजकल बच्चों में बहुत फेमस है, वैसे ही जापान में लोकप्रिय कार्टून के चेहरे, फैशनेबल एनिमेशन चरित्र के पात्र जैसे हराजुकू एक कार्टून कैरेक्टर है, इसके चरित्र को आप देखेंगे, इसकी प्यारी उपस्थिति ही आपको ताजगी का एहसास कराती है। आज कवाई का एक फैशन ट्रेंड और शैली है। जैसे जैसे लोग विविधता और समावेशिता के अधिक आदी होते जा रहे हैं, यह प्रचलन या संस्कृति हमारे जीवन में आनंद और खुशी लाती है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है सुंदरता का जापान में, वो है मियाबी। मियाबी जापानी कला के अंतर्गत अपने विवरण युक्त यानी डिटेल युक्त अभिव्यक्ति, सुंदरता और सटीक प्रस्तुति के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है। मियाबी, जिसे अंग्रेजी में एलिगेंस या रिफाइनमेंट कहते हैं, हिंदी में इसे लालित्य या शोधन कह सकते हैं, यह शब्द जापान की पारंपरिक कलाओं में पाए जाने वाले लालित्य और सादगी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मियाबी के पीछे की अवधारणा शांति या शांति की भावनाओं को जगाने वाले कार्यों के साथ सूक्ष्म सुंदरता और अनुग्रह को व्यक्त करने पर केंद्रित है। आमतौर पर मियाबी की कृतियों में वस्तुतः सुंदर रेखाएं और नरम रंग होते हैं, जो कई अन्य चित्र शैलियों में व्याप्त बोल्डनेस या भारीपन के बजाय प्रकृति के साथ सहज सद्भाव पर जोर देते हैं। जापान की कला एक उत्कृष्ट पारंपरिक शैली रही है जो सदियों पहले जापान के इतिहास में गहरी जड़ें जमा चुकी है और आज आधुनिक कला क्षेत्र में प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत बनी हुई है। इसके बाद की जो अवधारणा है वो है शिबुई। शिबुई शिबुई का अंग्रेजी में एलिगेंस और हिंदी में सूक्ष्मता या सहज लालित्य के रूप में अनुवाद किया जाता है। यह मियाबी के स्वरूप और सिद्धांत का ही एक विस्तार है, एक एक्सटेंशन है, एक पार्ट है, क्योंकि दोनों में कुछ अन्य शैलियों की तरह बोल्डनेस या लाउडनेस की बजाय सूक्ष्म, माइन्यूट और सिंपल डिटेलिंग्स पे
ध्यान देकर के काम करना होता है। यह सिद्धांत हमें मोनोक्रोमैटिक रंग योजनाओं जैसे सरल रूपों की प्रशंसा करना सिखाता है, सराहना करना सिखाता है, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए चित्र में आकर्षक विवरण पर भरोसा करने के बजाय दर्शकों में शांति जैसी भावनाओं को जगाने का काम करता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम माइन्यूट डिटेल भर के केवल उसके प्रति एक आकर्षण दें कि कितनी सुंदर डिजाइनिंग बनी है, ऐसा बात नहीं है कि उसके विवरण में खो जाए। एक चित्र को देखने से ही आपके मन के भीतर एक शांति का आभास हो, ये अवधारणा इसके साथ जुड़ी हुई। निष्कर्षतः जो हमने अब तक चर्चा की है जापान की कला के मूल सिद्धांतों के विषय में, यह उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर आधुनिक जापानी कला शैली की कृतियों का भी निर्माण होता गया। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र को समकालीन सामाजिक संवेदनाओं के साथ जोड़कर हर बार कुछ नया और अनूठा बनाने के लिए आज भी इन सिद्धांतों को कलाकारों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। चाहे आप अपने घर की सजावट के लिए कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, प्रेरणा तलाश रहे हों, या फिर किसी फैशन ट्रेंड की कोशिश कर रहे हों, इन मूल सिद्धांतों को जापान के कलाकारों के द्वारा भरपूर ध्यान दिया जाता है और बहुत सारे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी कलाकार जो काम कर रहे हैं वो भी इन सिद्धांतों का पालन करते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि जापान की कला के जो सुंदरता के मूल सिद्धांत हैं फैशन ट्रेंड, वो आपको प्राप्त हुआ और आप इससे बेहतर नोट्स भी बना सकते हैं, परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि लेटेस्ट एक से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छी एक ही विषय की वीडियो लेता हूँ, नहीं, ऑथेंटिक बिल्कुल सारगर्भित और प्रामाणिक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है जिसको आप अपने रिसर्च में भी कोट कर सकते हैं। थैंक यू।